डीडी न्यूज पर। नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर सिंह। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटक में खेली जा रही 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी। खेलों के आखिरी दिन महिला और पुरुष एकल व युगल में सभी स्वर्ण पदक रहे भारत के नाम। जापान ओपन की कल से शुरुआत। पीवी सिंधु इस साल का पहला खिताब जीतने के लिए उतरेंगी कोर्ट पर। वहीं साइना नेहवाल भी कर रही हैं कोर्ट पर वापसी। पुरुषों में किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय और बी साई प्रणीत भी करेंगे अपनी चुनौती पेश। और अमेरिका के जॉन इस्नर ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक को हराकर जीता एटीपी न्यूपोर्ट टूर्नामेंट का खिताब। चौथी बार जॉन इस्नर ने इस खिताब पर किया कब्जा। और अब देखते हैं खेल समाचार विस्तार से। सबसे पहले टेबल टेनिस। कटक में खेली जा रही 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला युगल का स्वर्ण और रजत पदक भारत के नाम रहा। फाइनल में भारत की पूजा सहस्त्रबुद्धे और कृत्विक सिन्हा रॉय का सामना हमवतन श्रीजा और मौसमी की जोड़ी के साथ था। पूजा और कृत्विक ने पहले 2 गेम जीतने में कामयाबी पाई। तीसरे गेम को श्रीजा और मौसमी ने जीतकर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन अगले ही गेम में एक बार फिर पूजा और कृत्विक ने जीत दर्ज कर मुकाबले को 11-9, 11-8, 9-11, 12-10 से अपने नाम कर स्वर्ण पर कब्जा जमाया। श्रीजा और मौसमी को रजत पदक हासिल हुआ। पुरुष युगल के फाइनल में भी दोनों भारतीय जोड़ियां आमने सामने थीं। भारत के एंथनी अमलराज और मानव ठक्कर का सामना अचंत शरद कमल और जी साथियान की जोड़ी के साथ था। पहला गेम अचंत शरद कमल और जी साथियान की जोड़ी ने जीतने में सफलता पाई, लेकिन इसके बाद एंथनी अमलराज और मानव ठक्कर ने जबरदस्त वापसी की और अगले 3 गेम लगातार जीतते हुए मैच को 8-11, 11-6, 13-11, 12-10 से अपने नाम कर स्वर्ण पर कब्जा जमाया। महिला एकल का स्वर्ण भी भारत ने अपने नाम किया। फाइनल में एक बार फिर दोनों भारतीय खिलाड़ी थीं। मधुरिका पाटकर का सामना अहिका मुखर्जी के साथ था। इस मुकाबले को अहिका मुखर्जी ने 11-6, 11-4, 11-9, 19-17 से अपने नाम कर स्वर्ण पर कब्जा जमाया। मधुरिका को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और पुरुष एकल में भी दोनों फाइनलिस्ट खिलाड़ी भारत के ही थे। जी साथियान का सामना हरमीत देसाई के साथ था। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और पहले 2 गेम हारने के बाद वापसी करते हुए हरमीत देसाई अगले 3 गेम जीतने में कामयाब रहे। इससे अगले गेम को साथियान ने जीतकर मुकाबले को 3-3 गेम पर बराबर ला दिया, लेकिन आखिरी गेम को एक बार फिर हरमीत ने जीत स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। और अब बैडमिंटन। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में मिली हार के बाद मंगलवार से शुरू हो रहे जापान ओपन में जीत के साथ इस साल के खिताबी सूखे को खत्म करना चाहेंगी। इस टूर्नामेंट में सानिया नेहवाल की वापसी होगी, जो फिटनेस समस्याओं के कारण इंडोनेशिया ओपन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई थी। सिंधु रविवार को जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हारकर 7 महीने के खिताबी सूखे को खत्म नहीं कर पाई थी। वो इस कसक को जापान में पूरा करना चाहेंगी, जहां उनका अभियान चीन की हान युई के खिलाफ शुरू होगा। सिंधु अगर पहले दौर का मुकाबला जीत लेती हैं तो दूसरे दौर में उनका सामना स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर या फिर जापान की आया आहोरी के साथ होगा। 5वीं वरीयता प्राप्त ये भारतीय खिलाड़ी इंडोनेशिया में यामागुची से मिली शिकस्त का बदला इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में ले सकती हैं, जहां सिंधु का सामना 4थी वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी के साथ हो सकता है। टूर्नामेंट में 8वीं वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने मौजूदा सत्र में खिताब जीता है। वो अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड की बुसनान ओंगब्रुंगपान के साथ करके करेंगी। इस खिलाड़ी के खिलाफ साइना के जीत का रिकॉर्ड 3-1 का है। पुरुष एकल के शुरुआती दौर में ही 2 शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों को आपस में सामना होगा, जहां एचएस प्रणय 8वीं वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत को चुनौती पेश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हालांकि श्रीकांत का पलड़ा भारी है, जिन्होंने 5 में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में स्विस ओपन के उपविजेता बी साई प्रणीत पहले दौर में जापान के केंटा निशिमोटो के साथ खेलेंगे।
चोट के कारण इंडोनेशिया ओपन से बाहर रहने वाले समीर वर्मा इसके उप विजेता डेनमार्क के एंड्रेस एंटोनसिन को पहले दौर में चुनौती पेश करेंगे। पीवी सिंधु को रविवार को इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, यानी इस साल उन्हें पहले खिताब के लिए और इंतजार करना होगा। पिछले काफी समय से सिंधु फाइनल की बाधा को पार करने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। किन किन मौकों पर वो खिताब के करीब पहुंचकर चूक गईं, आइए देखते हैं। स्टार इंडियन शटलर पीवी सिंधु जब रविवार को इंडोनेशिया ओपन का फाइनल खेलने उतरी तो उम्मीद थी कि वो साल का पहला खिताब जीत लेंगी। जापान के अकाने यामागुची के खिलाफ इससे पहले उनका रिकॉर्ड 10-4 की जीत का था और वो इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थीं। लेकिन यामागुची ने उन्हें सीधे गेम्स में हराते हुए उनके खिताब का सपना चकनाचूर कर दिया। यामागुची ने 51 मिनट में इस मुकाबले को सीधे गेम्स में अपने नाम कर लिया। सिंधु की यामागुची से ये 5वीं हार थी। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक्स 2016 के फाइनल में कैरोलिना मारिन से गोल्ड गंवाने के बावजूद इतिहास रचा था। वो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थीं। तब से अब तक सिंधु ने 15 खिताबी मुकाबले खेले हैं, लेकिन 5 में उन्होंने जीत दर्ज की है, जबकि 10 में उन्हें फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। आइए जानते हैं किन किन मौकों पर वो खिताब से केवल एक कदम दूर रह गयीं। नवंबर 2016 ताई जू जिंग के खिलाफ हांगकांग ओपन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अगस्त 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में नोजोमी ओकुहारा ने उन्हें हराया था। नवंबर 2017 में हांगकांग ओपन के फाइनल मुकाबले में ताई जू जिंग से वो हार गई थीं। फिर दिसंबर 2017 में अकाने यामागुची ने उन्हें मात दी थी और मुकाबला था वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल का। फरवरी 2018 में बेइवेन झांग ने उन्हें इंडिया ओपन में हराया था। 2018 के अप्रैल महीने में उनका सामना साइना नेहवाल के साथ था। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में इस मुकाबले को साइना ने जीता था। जुलाई 2018 में नोजोमी ओकुहारा ने उन्हें थाईलैंड ओपन में मात दी थी। वहीं 2018 अगस्त में कैरोलिन मारिन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में उन्हें हार का स्वाद चखाया था। अगस्त 2018 में ताई जू जिंग ने एशियन गेम्स के फाइनल में उन्हें जकार्ता में मात दी थी। वहीं अब जुलाई 2019 में वो अकाने यामागुची से इंडोनेशिया ओपन में हारी हैं। हालांकि किसी भी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फाइनल में क्या ये हार का सिलसिला उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान कर रहा है या फिर इसकी कोई और वजह है? यकीनन इस पर वो और उनके कोच और टीम काम कर रहे होंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में वो इस आखिरी कदम को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगी और अपने खिताब की गिनती में इजाफा करती रहेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अमेरिका के जॉन इस्नर ने अलेक्जेंडर बबलिक को 7-6, 6-3 से हराकर चौथा एटीपी ग्रास्को टूर्नामेंट जीत लिया है। इस्नर इससे पहले 2011, 2012 और 2017 में ये खिताब जीत चुके हैं। कजाकिस्तान के 22 बरस के बबलिक का ये पहला एटीपी फाइनल था। बीसीसीआई ने रविवार को वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया था। चयनकर्ताओं ने विश्व कप के समाप्त होने के बाद एक बार फिर युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। ऐसे में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंडिया ए के खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। इन खिलाड़ियों में से एक हैं दिल्ली के युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी। इस दौरे के लिए रविवार को मुंबई में चयनकर्ताओं की हुई बैठक के बाद टीम की घोषणा हुई तो एक ऐसा नाम था जिसके टीम में शामिल किए जाने की सब उम्मीद कर रहे थे। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में पहली बार जगह मिली है। सैनी को 3 अगस्त से खेली जाने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। इस गेंदबाज ने आईपीएल के इस सीजन में अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया था। खासतौर पर उनकी गति उनका सबसे बड़ा हथियार है। इस गेंदबाज को इंग्लैंड भी ले जाया गया था, पर वो टीम के बल्लेबाजों की प्रैक्टिस के लिए वहां मौजूद थे। अब इस गेंदबाज को भारतीय चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में चुन लिया है। सैनी आईपीएल में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने आईपीएल 2019 में 13 विकेट झटके थे। इस सीजन में आरसीबी के खराब प्रदर्शन के बावजूद सैनी ने लगातार 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए सबको प्रभावित किया था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैनी ने अपनी हाथ की तेज गति और लचीले एक्शन से अलग पहचान बनाई। सैनी की गति के पीछे टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने का काफी योगदान है। उनके घरेलू प्रदर्शन की बात करें तो पता चलता है कि वो कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। उन्होंने अब तक कुल 43 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम पर
कुल 120 विकेट दर्ज हैं। फर्स्ट क्लास मैचों में उनका बेस्ट प्रदर्शन 32 रन देकर 6 विकेट है। इसके अलावा 40 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने कुल 63 विकेट लिए हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन 46 रन देकर 5 विकेट है। नवदीप इन दिनों वेस्टइंडीज ए के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना गया है। कैरेबियाई धरती पर अपनी तेज गति की वजह से वो टीम इंडिया के लिए काफी अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। साथ ही वो भविष्य के लिए भी एक बेहतरीन तेज गेंदबाज विकल्प साबित हो सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में सैनी दिल्ली के लिए खेलते हैं, हालांकि वो हरियाणा के करनाल से हैं। यही नहीं, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब सैनी को करनाल में लोकल टूर्नामेंट में खेलने के 200 रुपए प्रति मैच मिलते थे। एक और रोचक बात यह है कि 2013 तक सैनी लेदर बॉल नहीं बल्कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे। दिल्ली के पूर्व मीडियम पेसर सुमित नरवाल ने करनाल प्रीमियर लीग के दौरान सैनी को देखा तो वो उनकी गति से काफी आकर्षित हुए। सैनी का अगला पड़ाव दिल्ली टीम का नेट स्टेशन रहा। यहाँ पर उन्होंने पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर गौतम गंभीर को अपनी बॉलिंग से आकर्षित किया। उन्हें दिल्ली क्रिकेट टीम में लाने का अहम रोल गौतम गंभीर का रहा। पूर्व रणजी कप्तान ने चयनकर्ताओं को सैनी को रणजी टीम में लेने का सुझाव दिया। 2013-14 सीजन में सैनी टीम में चुन भी लिए गए। यहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017-18 सीजन में दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाने में सैनी का अहम रोल रहा। वह 8 मैचों में 34 विकेट लेकर टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी रहे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो मुंबई में रविवार को बीसीसीआई द्वारा वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। टेस्ट टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ दूसरे विकेटकीपर के रूप में रिद्धिमान साहा को भी मौका मिला है। चोट से उबर रहे रिद्धिमान साहा के लिए करियर बचाने का ये अहम मौका हो सकता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। रविवार को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया। मुंबई में चयनकर्ताओं की समिति के बीच हुई बैठक में टीम इंडिया के एक अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज को वेस्टइंडीज दौरे पर करियर बचाने का मौका मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिद्धिमान साहा की, जो टेस्ट टीम में तकरीबन 1.5 साल बाद वापसी कर रहे हैं। रिद्धिमान साहा ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच जनवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। चयनकर्ता एमएसके प्रसाद की माने तो रिद्धिमान साहा को कमबैक करने का मौका मिला है। हालांकि ऋषभ पंत भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम के अंतिम 15 का हिस्सा हैं, लेकिन चयनकर्ताओं के अनुसार रिद्धिमान साहा को वापसी करने का मौका मिलेगा। दरअसल रिद्धिमान साहा के कंधे में चोट के कारण वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज नहीं खेल पाए थे। रिद्धिमान साहा ने आईपीएल में कमबैक किया और 1-2 मैच में औसत प्रदर्शन किया, लेकिन घरेलू क्रिकेट में रिद्धिमान साहा ने अच्छा प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का भरोसा जीता और टीम में वापसी की। गौरतलब है कि रिद्धिमान साहा ने 32 टेस्ट मैचों में 30.63 की औसत से 1164 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक व 5 अर्धशतक शामिल हैं। रिद्धिमान साहा के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज की रेस में युवा चेहरे के रूप में केएस भरत थे। चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद ने भी इस बात को कबूल किया कि पहला टेस्ट मिलने के केएस भरत काफी करीब थे, लेकिन रिद्धिमान साहा को वापसी का मौका देने के लिए उन्हें टीम में चुन पाना संभव नहीं था। ऐसे में 34 वर्षीय रिद्धिमान साहा के पास अपना करियर बचाने का ये आखिरी मौका हो सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल समाचार में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। श्रावणी मेले के लिए शिव की नगरी देवघर है तैयार। शिव भक्तों को बुला रहे भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग के दर्शन से पूरी होती है हर मनोकामना। श्रावण मास में पधारिए बाबा धाम। 105 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा से मिलता है पुण्य अपार। मैं सभी देशवासियों से, राज्यवासियों से अपील करता हूं कि इस 12 ज्योतिर्लिंग जिन्हें मनोकामना लिंग से जाना जाता है, आप झारखंड पधारे, अध्यात्म नगरी देवघर पधारे
और भगवान शिव की आराधना कर अपने मनोकामना को पूर्ण करें। पूरी हो शिव भक्तों की हर मनोकामना, यही है भोलेनाथ से प्रार्थना। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद खेल समाचार में फिर से आपका स्वागत है। श्रीलंकाई दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने आज ही के दिन यानी 22 जुलाई को भारत के खिलाफ साल 2010 में एक शानदार रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक अटूट है और अगले कुछ दशकों तक शायद ये अटूट ही रहने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुथैया मुरलीधरन के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की। मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट अपने नाम किए हैं जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2010 में 22 जुलाई को गौले इंटरनेशनल स्टेडियम में मुथैया मुरलीधरन ने जैसे ही प्रज्ञान ओझा को महिला जयवर्धने के हाथों कैच आउट कराकर मैच का 8वां विकेट झटका, वैसे ही उनके टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की संख्या 800 पहुंची, जो 9 साल बाद तक अब भी अटूट है। मुथैया मुरलीधरन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं, उसमें और मुथैया मुरलीधरन में 92 विकेटों का अंतर है। मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न हैं, जिन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कुल 708 विकेट चटकाए हैं। इसके बाद भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले का नंबर आता है, जिन्होंने 619 विकेट अपने नाम किए थे। अनिल कुंबले के बाद चौथे नंबर पर इंग्लिश गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं, जो 575 विकेट चटका चुके हैं और इनमें से इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जो अब भी खेल रहे हैं। मुथैया मुरलीधरन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए भी अगले कुछ दशकों के लिए अटूट माना जा रहा है क्योंकि जेम्स एंडरसन और डेल स्टेन ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिलहाल क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि ये दोनों गेंदबाज भी जल्द ही संन्यास ले सकते हैं। इनके अलावा कोई भी गेंदबाज 400 के पार नहीं जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो। ऐसे में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने में दशकों लग सकते हैं। लंबे समय तक अपनी टीम की गेंदबाजी की रीढ़ रहे मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड ही बताते हैं कि वो कितने शानदार गेंदबाज रहे। इनकी फिरकी के चक्कर में कई महारथियों ने अपने विकेट गंवाए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हुए ओवरथ्रो विवाद के बाद क्रिकेट कानूनों के संरक्षण मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी इस नियम की समीक्षा कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एमसीसी का विचार है कि जब अगली बार खेल के नियमों की समीक्षा हो तो ओवरथ्रो के नियमों पर ध्यान दिया जाए, जो इसकी उपसमिति की जिम्मेदारी है। वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल मुकाबले को शायद कभी भूला नहीं जा सकता। खास तौर पर मैच के आखिरी पलों में मार्टिन गप्टिल के थ्रो पर गेंद बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर बाउंड्री के बाहर चला गया। इस गेंद पर इंग्लैंड को कुल 6 रन मिले थे और इस पर बड़ा विवाद हुआ था। मैच के बाद इस पर काफी बहस भी हुई कि इंग्लैंड को 6 रन मिलने चाहिए थे या नहीं। टीवी रिप्ले से साफ लग रहा था कि आदिल रशीद और स्टोक्स ने तब दूसरा रन पूरा नहीं किया था जब गप्टिल ने थ्रो किया, लेकिन मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना और मारियास इरास्मुस ने इंग्लैंड के खाते में 6 रन जोड़ दिए। 4 रन बाउंड्री के और 2 रन जो बल्लेबाजों ने दौड़ कर लिए थे। खैर, फाइनल में जो भी हुआ वो अब इतिहास बन चुका है, पर अब ओवरथ्रो के नियम में बदलाव किया जा सकता है। एमसीसी अपनी अगली बैठक में ओवरथ्रो के नियम में सुधार कर सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी आईसीसी ने 2 नियमों में बदलाव किए थे। आईसीसी के नियम 19.8 के मुताबिक अगर ओवरथ्रो पर गेंद बाउंड्री से बाहर चली जाती है तो उसमें बल्लेबाजों द्वारा पूरे किए गए रन भी जुड़ते हैं। अगर बल्लेबाजों ने थ्रो करने से पहले एक दूसरे को क्रॉस कर लिया तो ओवरथ्रो में वो रन भी जोड़ा जाता है। अगर फील्डर के थ्रो फेंकने से पहले बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया तो वो रन नहीं जोड़ा जाएगा। विश्व कप के फाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
इस मुकाबले के बाद आईसीसी के एलीट पैनल के पूर्व अंपायर साइमन टफल ने इंग्लैंड को 6 रन दिए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि नियम के मुताबिक इंग्लैंड को 5 ही रन मिलने चाहिए थे। इसकी वजह ये थी कि जब गप्टिल ने थ्रो किया था तब दोनों बल्लेबाज दूसरे रन के लिए निकले थे, पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाए थे। ऐसे में ओवर थ्रो को मिलाकर 6 की जगह 5 रन ही मिलने चाहिए थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। अंपायर कुमार धर्मसेना ने स्वीकार किया है कि विश्व कप फाइनल में ओवर थ्रो पर इंग्लैंड को 6 रन देना गलती थी, लेकिन श्रीलंका के इस पूर्व क्रिकेटर ने साथ ही कहा कि उन्हें इस फैसले पर कभी मलाल नहीं होगा। दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे बेन स्टोक्स के बल्ले से टकराने के बाद मार्टिन गप्टिल का थ्रो सीमा रेखा पार कर गया था, जिसके बाद धर्मसेना ने 5 की जगह इंग्लैंड के स्कोर में 6 रन जोड़ने का इशारा किया था। ये मैच बाद में टाई रहा और सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने समान रन बनाए, जिसके बाद इंग्लैंड को अधिक बाउंड्री लगाने के कारण विजेता घोषित किया गया, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैरान थे। धर्मसेना ने लेग अंपायर मराइस इरास्मस से सलाह मशविरे के बाद इंग्लैंड के स्कोर में 6 रन जोड़ने का फैसला किया था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड को विश्वास है कि वे चोट से उबरने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के अंतिम मैचों में खेलने में सफल रहेंगे। वुड पसलियों की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लगभग 6 सप्ताह तक बाहर रहेंगे। वे पिछले रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल के दौरान चोटग्रस्त हो गए थे। कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रविवार को बेंगलुरु बुल्स को 42-24 से हराकर प्रो कबड्डी लीग के 7वें सत्र का शानदार आगाज किया। मैच के 24वें मिनट में गुजरात 25-14 से आगे था। पवन ने यहां पर सुपर रेड से स्कोर 25-18 किया, लेकिन गुजरात ने अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत किया, जिसके बाद बेंगलुरु आखिर तक वापसी नहीं कर पाया। प्रो कबड्डी लीग के एक अन्य मैच में मनजीत छिल्लर और राहुल चौधरी के अच्छे खेल से तमिल थलाइवास ने तेलुगु टाइटंस को 39-26 से पराजित किया। विजेता टीम की तरफ से मनजीत ने 6 और राहुल ने 12 अंक बनाए। प्री सीजन दोस्ताना फुटबॉल मुकाबले में इंग्लिश क्लब टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने इटालियन क्लब यूवेंटस को 3-2 से हराने में सफलता पाई। सिंगापुर में हुए इस मैच में टॉटनहैम ने हैरी केन के शानदार गोल से जीत हासिल की। हैरी केन ने मैदान के बीच से गोल करके टीम को जीत दिलाई। यूवेंटस की तरफ से गोंजालो हिगुवेन और रोनाल्डो ने गोल किया। वहीं स्पर्स के लिए केन के अलावा एरिक लामला और ल्यूकस मोरा ने गोल किए। फिलीपींस के दिग्गज मुक्केबाज मैनी पैकियाओ विभाजित फैसले में अमेरिका के कीथ थर्मन को हराकर मुक्केबाजी इतिहास के सबसे उम्रदराज वेल्टरवेट चैंपियन बने। 40 वर्षीय पैकियाओ ने 14,356 दर्शकों की क्षमता वाले खचाखच भरे MGF ग्रैंड गार्डन एरिना में रोमांचक मुकाबले में थर्मन को पछाड़ा। 30 साल के थर्मन इस मुकाबले से पहले अजेय थे। और खेल समाचार में आज फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।